वेलकम बैक गाइस। आपका एक बार फिर से स्वागत है लॉ विथ वांगी में। आज हम पढ़ेंगे डिग्री क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं एंड व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री। इंट्रोडक्शन। In a civil litigation, the decree is an operative part of judgment. While a judgment gives the reason, the decree serves as a foundational acknowledgement of that result. एक सिविल लिटिगेशन में जो डिक्री होती है वो एक ऑपरेटिव पार्ट होता है जजमेंट का। हम अगर हम हमारा कोई भी जजमेंट आया है हमारे फेवर में, हम उसको एक्सिक्यूट नहीं करा सकते हैं, हमें डिक्री ही एक्सिक्यूट करानी पड़ेगी। ठीक है, तो जजमेंट गिव द रीजन। जो जजमेंट है वो हमें एक रीजन देता है कि हाँ हमारा राइट बन रहा है इस पे। पर जो डिक्री है वो एक फाउंडेशनल एक्नॉलेजमेंट देती है उस जजमेंट को। अगर डिक्री आपके फेवर में नहीं आई है, डिक्री ड्रॉन अप नहीं हुई है, तो आप अपील भी नहीं कर सकते हो। आपके जजमेंट का कुछ मीनिंग ही नहीं बनेगा जब तक डिक्री ना आए। वो फर्दर प्रोसीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। इट इज अ डिक्री दैट इज एक्चुअली एक्सिक्यूटेबल। यू कैन नॉट एक्सिक्यूट द जजमेंट डायरेक्टली। जैसा कि मैंने बताया, जो डिक्री है वही आप एक्सिक्यूट करा सकते हो, वही एक डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए आप अपील कर सकते हो। आप जजमेंट को डायरेक्टली ना ही एक्सिक्यूट करा सकते हो ना उसके अगेंस्ट में अपील कर सकते हो। डेफिनेशन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सीपीसी जो कहता है, डेफिनेशन ले डाउन करता है डिक्री की। ये कहता है द डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच, so far as regarded the court expressing it, conclusively determine the right of parties with regard to all or any matter in controversy in the suit. तो इसको ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। जो डिक्री होता है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। फॉर्मल एक्सप्रेशन कैसे होता है? जो जज होते हैं उसको रिटन में देते हैं, अगर वो स्वयं नहीं लिख पाते हैं तो किसी और को ऑथराइज करते हैं कि वो लिखिए, और उस पर वो अपना खुद का साइन करते हैं, अटेस्टेशन करते हैं कि हाँ मेरे डायरेक्शन में लिखा गया है। एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। अगर वो रिटन में नहीं होगा तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन हमारे सिविल सूट में होता है। जब सिविल सूट हमारा सॉल्व होता है उसको एडजुडिकेशन बोलते हैं। ठीक है, सो फार एज रिगार्डेड इन कोर्ट एक्सप्रेसिंग। जो डिक्री होती है हमेशा कोर्ट उसको एक्सप्रेस करता है, कोर्ट देता है। कोई और अथॉरिटी डिक्री नहीं दे सकती है। जैसे ट्राइब्यूनल होता है वो डिक्री नहीं देती है, वो आपका देती है अवार्ड। कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ पार्टी। जो डिक्री होती है वो पूर्ण तरह से कंप्लीटली डिटरमाइन करती है आपके राइट ऑफ पार्टीज को। जैसे कि एक केस है पार्टी ए एंड पार्टी बी, ये पार्टीशन का सूट है। अगर इस पे डिक्री आएगी तो ये कंक्लूसिवली डिटरमाइन करेगी कि किस जो प्रॉपर्टी है उसमें किसका शेयर कितना है, किसको क्या मिलेगा। उनके राइट को कंप्लीटली डिटरमाइन करती है। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता है डिक्री आने के बाद। विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी मैटर इन द कंट्रोवर्सी इन द सूट। जो ये सब मैटर होता है किसी ना किसी सूट में होता है। डिक्री हमेशा एक सूट में ड्रॉन की जाती है सिविल लिटिगेशन में। इट मे बी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। जो डिक्री होती है प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। प्रिलिमिनरी वो होती है, प्रिलिमिनरी डिक्री जैसे कि आप कह सकते हो डिक्री कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करती है पर रिमाइंडर ऑफ क्वेश्चन को छोड़ देती है फर्दर प्रोसीडिंग के लिए। और फाइनल डिक्री वो डिक्री होती है जो कंप्लीट एजुडिकेशन करती है राइट ऑफ पार्टीज का। इट एक्सप्लिसिटली इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ प्लेन और द 7 रूल 11 एंड रेस्टिट्यूशन सेक्शन 144। जो डिक्री है वो रिजेक्शन ऑफ प्लेन और रेस्टिट्यूशन उनको भी इंक्लूड करती है। हमारा दूसरा सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिक्री, कि डिक्री के कितने सब टाइप्स होते हैं। इसके 3-4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल एंड डीम डिक्री। ये हमारे 4 टाइप की डिक्रीज होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रिलिमिनरी डिक्री। A decree is preliminary decree when further proceeding has to be taken before the suit can be completely disposed of. हम कहेंगे जो हमारी डिक्री है वो प्रिलिमिनरी डिक्री है जब वो कुछ राइट ऑफ द पार्टीज को एजुडिकेट करती है जिससे कि करंट मैटर सॉल्व हो जाता है, पर कुछ क्वेश्चंस को वो अभी भी छोड़ देती है ताकि फर्दर फ्यूचर प्रोसीडिंग में उसको रिजॉल्व किया जा सके। इट डिसाइड्स द राइट ऑफ पार्टीज बट लीव एक्चुअल वर्किंग आउट ऑफ दोज राइट फॉर द लेटर स्टेज। जैसे कि मान लीजिए पार्टीशन का सूट है, ए एंड बी के बीच में पार्टीशन का सूट है। ठीक है, अब इसमें कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि हाँ ये दोनों पार्टीज हैं, इनके पास राइट है पार्टीशन का। ये
इस पे डिक्री आ गई कि दोनों भाई हैं, इनके पास राइट बनता है प्रॉपर्टी में पार्टीशन का। अब किसको कितना शेयर मिलेगा, कौन किसको कहाँ का शेयर मिलेगा, वो फ्यूचर एजुकेशन पे निर्भर करता है। फाइनल डिक्री। A decree is final when an adjudication completely disposed of the suit। जो डिक्री होती है वो फाइनल तब कहलाती है जो वो कंप्लीटली रिजॉल्व कर देती है, एजुडिकेट कर देती है उन क्वेश्चंस को, उन मैटर्स को जो कि सूट में अराइज होते हैं। देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर द कोर्ट टू डिसाइड। उसके बाद फाइनल डिग्री अगर एक बार आ गई तो कोर्ट के पास कुछ बचता ही नहीं है डिसाइड करने के लिए, क्योंकि सब कुछ डिसाइड हो चुका होता है। डिग्री बिकम फाइनल इन टू वेज। जो एक डिग्री है दो तरीकों से फाइनल हो सकती है। पहला, बाय कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग। हमने जो प्रोसीडिंग है उसको कंप्लीट कर दिया तो हमारी डिग्री अपने आप फाइनल हो जाएगी। और दूसरा, लैप्स ऑफ टाइम टू अपील द प्रिलिमिनरी डिग्री। अगर आपके पास प्रिलिमिनरी डिग्री थी, आपने उसको अपील नहीं किया, उसका टाइम लैप्स हो गया, तो वो प्रिलिमिनरी डिग्री भी फाइनल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारा थर्ड पॉइंट है पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। कभी कभार ऐसा होता है जो हमारी एक डिग्री होती है वो प्रिलिमिनरी भी होती है, साथ ही साथ वो फाइनल डिग्री भी होती है। इन एन एजुकेशन, in addition to the above two degree, there is a third category of a degree is said to be partly preliminary and partly final. When if finally decide some matter in dispute, जो ये डिग्री होती है ये कुछ जो मैटर होते हैं डिस्प्यूट को उसको फाइनली डिसाइड कर देती है एंड लीव द अदर मैटर टू बी डिटरमाइंड इन द फर्दर प्रोसीडिंग बिफोर द सूट इज कम्प्लीटली डिस्पोज्ड। ये कुछ राइट्स को तो अभी डिटरमाइन कर देती है, पर जो मेन इशू रहता है जो कंक्लूसिवली डिटरमाइन होना बाकी रहता है उसको फ्यूचर प्रोसीडिंग के लिए छोड़ देती है। अब हमारी 4 टाइप्स ऑफ डिग्री है। डीम डिग्री। जो डिग्री इंक्लूड द फॉलोइंग। जो डीम डिग्री है वो सेक्शन 2 की डेफिनेशन में ही इंक्लूड है। वो कहती है एक्सप्रेसली 2 टाइप्स ऑफ डिग्री को डीम डिग्री मानती है। एक हो गया हमारा रिजेक्शन ऑफ प्लेन ऑर्डर 7 रूल 11 और दूसरा हमारा रेस्टिट्यूशन सेक्शन 144। सबसे हम पहले पढ़ेंगे कि रिजेक्शन ऑफ प्लेन क्या होता है। ऑर्डर 7 रूल 11 नॉर्मली suit end after the argument. However, sometimes the court throw out the case a very beginning because of the technical defect। जो नॉर्मली क्या होता है, आप प्लेन फाइल करते हो, उसमें एक्सेप्ट होता है, एजुडिकेशन होता है, आपके आर्ग्यूमेंट होता है, फिर तब जाके जजमेंट आता है, तो ऐसे सूट डिस्पोज होता है। पर कभी कभार जो कोर्ट है आपके सूट को शुरुआत में ही रिजेक्ट कर देती है टेक्निकल डिफेक्ट्स के ग्राउंड पे। इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन मेंशन अंडर रूल 11 ऑफ ऑर्डर 7। जो ये टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं ये ऑर्डर 7 रूल 11 में मेंशन है। ये कुछ ग्राउंड दिए जाते हैं इसमें ए से लेके एफ तक, जो ले डाउन करता है कब कब जो डिग्री कब कब जो हमारा रिजेक्शन ऑफ प्लेन है उसको डीम डिग्री माना जाएगा। इसका पहला ग्राउंड है एक कॉज ऑफ एक्शन नॉट डिस्क्लोज। कोई भी प्लेंट है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है अगर उसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं किया गया कि क्यों आपने सूट फाइल किया गया है। अगर वो डिस्क्लोज नहीं है तो आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाती है। बी अंडर वैल्यूड। जो आपका प्लेंट है सूट है वो अंडर वैल्यूड है। मान लीजिए जो आपका पार्टीशन का सूट है, आप 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को पार्टीशन कर रहे हो, ठीक है, उसका 6% नॉर्मली आपको 6%, 2%, 1% जैसे जैसे कोर्ट का रूल रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है। मान लीजिए आपने जानबूझ के 10 लाख की प्रॉपर्टी को 1 लाख का दिखा दिया है तो वो अंडर वैल्यूड हो गया ना, तो फिर उस पे जो आपका रिजेक्शन ऑफ प्लेन का ग्राउंड बनता है। पर ऐसा नहीं है कि कोर्ट आपको तुरंत रिजेक्ट कर देती है। इसमें क्या करती है, कोर्ट आपको टाइम देती है कि आप जाइए इसको सही से कर दीजिए, टेक्निकल डिफेक्ट ना हो। अगर उसके बाद भी आप उसको डिफेक्ट को रिमूव नहीं करते हो, करेक्ट नहीं करते हो, तो कोर्ट आपका प्लेन रिजेक्ट कर देती है। सी पॉइंट है हमारा इनसफिशिएंटली स्टैम्प। वहीं सेम एग्जांपल ऊपर जो दिया गया था उसको आपने अंडर वैल्यू किया, अगर अंडर वैल्यू नहीं किया है तो उसमें जो स्टैंप लगना था, मान लो 6% का स्टैंप लगना था, आपने 5% का स्टैंप लगा दिया है, इनसफिशिएंटली स्टैंप हो गया है, तो भी आपके जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो सकती है बार्ड बाय लॉ। अगर जो आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट है वो बार्ड बाय लॉ है, मान लीजिए आपका कोई ऐसा केस बन रहा है जो स्पेशल ट्राइब्यूनल में जाता है, उसका स्पेशल लॉ बना है, सीपीसी उससे डील नहीं करेगा, तो सीपीसी में आप उसका केस फाइल ही नहीं कर सकते सिविल कोर्ट में। ई कहता है नॉट फाइल इन डुप्लीकेट। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है। आपको जैसे कि पता होगा, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था,
अगर आपको सूट फाइल करना है, आपको प्लेन फाइल करना है, तो आपको उसको कॉपीज में फाइल करना पड़ता है। जितने नंबर ऑफ डिफेंडेंट रहेंगे उतनी नंबर ऑफ कॉपीज आपको कोर्ट में सबमिट करनी पड़ती है। अगर आप उसको सबमिट करने में फेल हो जाते हैं तो आपका प्लेन रिजेक्ट हो सकता है। एंड एफ पॉइंट करता है फेलियर टू कंप्लाई विद रूल 9। अगर जो रूल 9 में जो भी चीजें दी गई हैं उसके साथ अगर आप कंप्लाइंस नहीं करते हो तो भी आपके प्लेन को रिजेक्ट किया जा सकता है। हमारा दूसरा पार्ट है डीम डिग्री का, वो है सेक्शन 144 रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का सिंपली मतलब होता है रिस्टोरेशन, कि रिस्टोर कर देना आपको प्रीवियस कंडीशन में। ये भी एक टाइप की डीम डिग्री है। इसको हम समझ सकते हैं कि एग्जांपल से, जैसे कि इमेजिन कीजिए जो प्लेंटिफ ए है विन अ केस एंड टेक द पोजेशन ऑफ हाउस फ्रॉम द डिफेंडेंट बी। जो ए है वो केस जीत जाता है और डिफेंडेंट बी से हाउस का पोजेशन ले लेता है, पर जो बी है वो अपील कर देता है हायर कोर्ट पे, एंड द हायर कोर्ट रिवर्स कर देती है डिसीजन को और कहती है कि जो बी है वही असली ओनर है घर का और ए को घर वापस देना होगा बी को। नाउ बी नीड द हाउस बैक। अब बी को घर वापस चाहिए तो फिर वो क्या करेगा, वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा रेस्टिट्यूशन की। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग बैक हाउ दे वेयर इज कॉल्ड द रेस्टिट्यूशन। जो चीजें जैसी थी उनको वैसा करना यही रेस्टिट्यूशन कहलाता है। फाइल इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। जो रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन होती है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में अप्लाई होती है। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस क्या होता है, वो कोर्ट जहां पे आपने सबसे पहली बार सूद लेके गए थे। मान लीजिए आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट फर्स्ट क्लास में अपना सूद लेके गए थे तो वही कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होगा। आपने भले ही कहीं पे भी अपील की गई हो, वो अपील का जजमेंट आने के बाद आपको उसी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में वापस आना पड़ेगा रेस्टिट्यूशन कराने के लिए। द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन लाइक वेदर बी इज इंटाइटल्ड टू गेट द हाउस बैक इन अ सब्सटेंटिव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट। Therefore, the CPC explicitly categorized these as a decree so that it's executable and appealable. जो डिक्री की अपील होती है मतलब वो सेक्शन 96 के अंदर दी गई है। जो अपील होती है, अपील अगर आप किसी डिक्री की अपील करते हो तो आप सेक्शन 96 सीपीसी में जाएंगे। अगर आप किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करते हो तो सेक्शन 104 में आप जाओगे। द डिक्री एक्सक्लूड द फॉलोइंग। अब हमारा फोर्थ टॉपिक है कि डिक्री क्या क्या चीजों को एक्सक्लूड करती है। इन अ सिविल लॉ द डिसीजन आर आइदर डिक्री और ऑर्डर। किसी भी सिविल लॉ में, सिविल डिसीजन में, सिविल जजमेंट में जो आपका जो फाइनल जजमेंट आता है वो या तो डिक्री के फॉर्म में होता है या तो ऑर्डर के फॉर्म में होता है। द डिक्री आर जनरली अपीलेबल। जो डिक्री होती है वो जनरली अपीलेबल होती है, उनके अगेंस्ट में अपील दी जा सकती है। वहीं द ऑर्डर आर जनरली नॉट अपीलेबल। जो ऑर्डर्स होते हैं उनको जनरली आप अपील नहीं कर सकते हो फॉर अ स्पेसिफिक लिस्ट एक्सेप्ट फॉर द स्पेसिफिक लिस्ट अपीलेबल ऑर्डर। इसका एक्सेप्शन है कि जो ऑर्डर 43 रूल 1 ये एक लिस्ट ले डाउन करता है जिसमें उन ऑर्डर्स को हम अपील कर सकते हैं। नोट, even though the order under order 43 rule 1 are applicable, they do not deemed as a deemed decree। जो ऑर्डर होते हैं रूल 43 रूल 1 में वो अपीलेबल होते हैं पर उनको हम एज अ डीम्ड डिक्री के तौर पे कंसीडर नहीं करते हैं बिकॉज दे आर डिफरेंट प्रोसीजर फॉर द अपील। क्योंकि जो डिक्री के अपील का प्रोसीजर होता है डिफरेंट रहता है, ऑर्डर के प्रोसीजर का अपील डिफरेंट रहता है, इस कारण वो डीम्ड डिक्री नहीं कहलाती है। कंटेंट्स ऑफ डिक्री। अब डिक्री क्या क्या चीजों को कंटेंट करती है, डिक्री में क्या क्या चीजें होती हैं, वो ऑर्डर 20 रूल 6 ले डाउन करता है। कहता है अ डिक्री मस्ट एग्री विद जजमेंट ऑफ द एंड कंटेन। जो डिक्री होती है हमेशा जजमेंट को फॉलो करती है। जजमेंट में जो जो चीजें दी गई हैं उन्हीं के मद्देनजर रखते हुए डिक्री को ड्रॉन अप किया जाता है। अगर डिक्री जजमेंट को फॉलो नहीं करती है तो डिक्री वैलिड नहीं होगी। ठीक है, और वो इन 5 चीजों को कंटेन करती है। सबसे पहले सूट नंबर। सूट नंबर क्या होता है, सूट नंबर वो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो हर एक स्पेसिफिक केस को दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए सिविल केस नंबर 1234 ऑफ ईयर 2026। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। द पार्टीज डिटेल। जो क्या बोलते हैं हमारी डिक्री होती है उसमें पार्टीज की डिटेल होती है, उनका स्टेटस होता है कि मतलब पार्टीज का ये नाम है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये प्लेंटिफ है, ये रिस्पोंडेंट है। ठीक है, उनका ये रजिस्ट्रेशन एड्रेस है, ये ऑफिस है, सब उसमें लिखा रहता है। द पर्टिकुलर्स ऑफ क्लेम मतलब प्रेयर। पार्टीज क्या प्रे करती है अपनी प्लेंट में वो भी लिखा जाता है
कि मतलब प्लेंटिफ ने ये प्रे किया था, डिफेंडेंट ने ये प्रे किया था, एंड द रिलीफ ग्रांटेड, और कोर्ट ने क्या एग्जैक्ट रिलीफ ग्रांट की गई थी विनर को वो भी बताती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कॉस्ट। इट मस्ट स्टेट, जो डिक्री है वो स्टेट करती है द टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन अ सूट, की जो विनिंग पार्टी है उनने टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट कितना इनकर किया है सूट में वो उसमें लिखा रहता है, एंड कौन वो कॉस्ट पे करेगा, प्लेंटिफ पे करेगा, डिफेंडेंट पे करेगा, ये सब डिक्री में लिखा रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइम लिमिटेशन। क्या क्या टाइम लिमिटेशन होती है डिक्री को देने के लिए। ऑर्डर 20 रूल 6 से कहता है कि डिक्री को ले डाउन करने के लिए क्या टाइम लिमिटेशन होती है। आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट विद इन द 15 days डिक्री शैल बी ड्रॉन। ये एक जनरल रूल है, अगर जजमेंट आ गया है उसके 15 दिनों के अंदर अंदर आपको डिक्री ड्रॉन अप करनी पड़ेगी। द डिक्री इन पर्टिकुलर केसेस, जो ऑर्डर 20 रूल 9, 10, 11, 12, जो ये 4 रूल हैं ले डाउन करते हैं पर्टिकुलर केसेस को, पर्टिकुलर सिनेरियोस को। अगर उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई भी डिक्री पास होती है तो इन इन चीजों को कंटेन करेगी। ऑर्डर 20 रूल 9 कहती है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिक्री ड्रॉन अप की गई है तो फिर वो कंटेन करेगी उस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, वो प्रॉपर्टी कैसी है, कहाँ लोकेटेड है, ताकि उसको सफिशिएंटली आइडेंटिफाई किया जा सके, जैसे कि बाउंड्री क्या है, उसका सर्वे नंबर क्या है, उसकी चौहद्दी क्या है, उसके मतलब चौहद्दी मतलब उसके चारों तरफ क्या है, आगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या क्या चीजें लोकेटेड हैं। दूसरा है ऑर्डर 20 रूल 10 कहता है मूवेबल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कोई भी डिक्री अगर ड्रॉन अप की गई है तो फिर वो स्टेट करेगी अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड एज ए अल्टरनेटिव, कि कितना अमाउंट ऑफ मनी पे किया जा सकता है उस मूवेबल प्रॉपर्टी के अल्टरनेटिव में, उसके बजाय। इफ द स्पेसिफिक मूवेबल जो आइटम है वो रिकवरेबल नहीं है, उसको डिलीवरी नहीं की जा सकती है। मान लीजिए जैसे कि मेरी कार थी, ठीक है, मेरे को मेरी कार वापस दिलवानी थी, ठीक है, मैंने कोर्ट में सूट फाइल किया, जजमेंट मेरे फेवर में आ गया, तो कोर्ट उसमें ये भी लिखेगी अगर आप कार नहीं दे पाते हो तो आपको XYZ अमाउंट देना पड़ेगा वांगी को, ये इन रिप्लेसमेंट, ताकि मैं रेस्टिट्यूट हो सकूं, मेरे को कंपनसेशन मिल सके, मैं अपनी कंडीशन पे रिस्टोर हो सकूं। ऑर्डर 20 रूल 11 कहता है पेमेंट ऑफ मनी, अगर डिक्री पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड है तो कोर्ट ऑर्डर करेगी द पेमेंट ऑफ डिक्रीटल अमाउंट, की डिक्रीटल अमाउंट को जो कि अमाउंट ले डाउन किया गया था डिक्री में उसको पे करो, इंस्टॉलमेंट में पे करो, ठीक है, या तो विद या विदाउट इंटरेस्ट। ये कोर्ट डिटरमाइन करती है कि क्या कोर्ट उस पर इंटरेस्ट लगाना चाहती है डिक्रीटल अमाउंट पे कि नहीं। ये केस टू केस, सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस वेरी करता है। ऑर्डर 20 रूल 12 पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट। ऑर्डर 20 रूल 12 कहता है अगर जो आपकी डिक्री है ड्रॉन अप की गई है पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट से रिलेटेड तो कोर्ट पास करेगा एक डिक्री को पोजेशन से एंड डायरेक्ट करेगा कि आप इंक्वायरी करो कि क्या उसका नेट प्रॉफिट है, रेंट है, मीन प्रॉफिट क्या है, ताकि उसको एकदम सटीक डिक्री को लाया जा सके और कोई भी एम्बिग्विटी ना रह जाए और जस्टिस, इक्वलिटी ये सब ब्रीच ना हो। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं आपके नेक्स्ट आंसर में।